गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 जिसमें हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ आईटीसी, और इसमें मैंने बताया था आपको कि आईटीसी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने वही चैप्टर को पढ़ा है जो 19 में पढ़ा था लास्ट ईयर 11th में। अब आईटीसी में बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, तो कंप्यूटर की बेसिकली 3 प्रकार की एप्लीकेशन होती है। पहली ई गवर्नेंस, दूसरी ई कॉमर्स और तीसरी होती है ई लर्निंग। ई गवर्नेंस वेबसाइट्स हमने गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए बनाई हैं। ई गवर्नेंस वेबसाइट का काम होता है जितनी भी हमारी गवर्नमेंट हम लोग क्या करते हैं, ई गवर्नेंस से जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं उसको हम तक पहुंच सके, हम उसका यूज़ कर सकें। इसी पर्पज़ से हमने ई गवर्नमेंट वेबसाइट को बनाया है। ई गवर्नमेंट वेबसाइट का काम है कि जितना भी काम पहले क्या होता था, कोई भी गवर्नमेंट का काम हो, एक छोटा सा कार्ड बनाना हो, तो सारे गवर्नमेंट के काम बहुत ही स्लो होते थे। तो गवर्नमेंट के काम को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, गवर्नमेंट के काम को जल्दी करने के लिए हमने यहाँ पर ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स का यूज़ करना चालू किया है। ई गवर्नमेंट वेबसाइट हमारे वर्क को स्पीड अप कर देता है, मतलब उसकी रफ्तार को बढ़ा देता है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखता है। ट्रांसपेरेंसी से तात्पर्य है कि जो भी हमारी जितनी भी ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ है, जो भी स्कीम है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो डायरेक्टली एक आम जनता को पता चल जाती है। उसके बीच में कोई भी हिडन पॉलिसी नहीं होती है। तो ये जो हमारी ई गवर्नमेंट वेबसाइट है, उनका उद्देश्य ही है कि आम जनता तक, कॉमन पीपल तक हमारी बात पहुँच सके और जो इस व्यक्ति को डिज़र्व करता है उसको यूज़ कर सके। तो अगर पूछा जाए कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट्स हैं। ई गवर्नमेंट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या हम बोले कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके माध्यम से आम जनता गवर्नमेंट से जुड़ सकती है। हमने लास्ट 9th में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था कि जो हमारी ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो कई प्रकार से होती है। जैसे कि पहला पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट से लेकर कॉमन पीपल तक, तो हम ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर। दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऐसे कर करके हमने उसके कई सारे टाइप बनाए थे। हम किसके बिहाफ पे इसको बाइफरगेट करते हैं, किसके बिहाफ पे इसको बांटते हैं, तो हम जब जितने भी पार्ट होते हैं उसी के बिहाफ पे, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी अगर किसी बिजनेस के लिए बनी है तो हम उसे बोलेंगे गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। पर यदि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि एक जनता के लिए बनी है, तो हम उसको गवर्नमेंट टू कस्टमर बोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरी गवर्नमेंट के लिए बनी है, तो हम उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो हमने टाइप बोला, दूसरा टाइप है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम ई बिज़नेस भी कहते हैं। ई कॉमर्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कि एक बिजनेसमैन हमारी चीज़ों को बेचता है और दूसरा कंज्यूमर या कस्टमर उस चीज़ को खरीदता है। तो ई गवर्नमेंट वेबसाइट का उद्देश्य होता है कि ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे चीज़ों को खरीदना या बेचना। ई गवर्नेंस जो हम आजकल ऑनलाइन देखने शॉपिंग होती है उसी का एक पार्ट होता है, जिसमें कि प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने का काम होता है। ई गवर्नेंस और ई बिज़नेस और ई कॉमर्स अगर वेबसाइट की बात की जाए, तो ई बिज़नेस और ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आपको ये फैसिलिटी होती है, प्लस पॉइंट होते हैं कि आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे उन चीज़ों को जाके ख़रीद सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन हमें ज़्यादा कॉस्ट में दे रहा है या कम कॉस्ट में दे रहा है, किसकी क्वालिटी बेहतर है, किसकी क्वालिटी ख़राब है, तो हम ये सारे कंपैरिजन आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बाज़ार की बात की जाए या ऑनलाइन व्यापार की बात की जाए, तो इसका सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमें कोई भी शोरूम नहीं खोलना पड़ता है, बड़ी बड़ी दुकानों को मैनेज नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्टली कंपनी से हमारे प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं।
चूँकि हम कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं तो इसमें शॉप का और शॉपकीपर का खर्चा नहीं होता है, मतलब दुकान का और दुकानदार दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। उस स्थिति में आपको जो माल है वो सस्ता मिलता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी वस्तु आप ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है, जबकि हम उसे ऑफलाइन ख़रीदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। इस प्रकार से हमारे लिए ई बिज़नेस जो है वो कई तरीके से लाभदायक भी है, क्योंकि ये हमारे समय को बचाता है। हमें बार बार शॉप पे नहीं जाना पड़ता है। पहले यदि हमें कुछ भी खरीदना होता था तो हम आसपास बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ार में जाने पर हमारा समय भी खर्च होता है। इसके साथ साथ हमें अगर टाइम भी लग जाता है, क्योंकि दुकानदार एक समय में एक ही कस्टमर को हैंडल कर सकता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते तो आप एक ही टाइम में कई सारी दुकानों को सर्च करके उनकी शॉपिंग कर सकते हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा दिया है। इंटरनेशनल बिजनेस हम इससे कैसे कर पाते हैं? अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करें तो पहले हमारे पास ये था कि हम ज़्यादा दूर तक जाकर कोई माल खरीद नहीं पाते थे, लेकिन आप आज हमारे मोबाइल पे बैठे बैठे कहीं पर भी प्रोडक्ट क्यों ना हो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, और दूर दराज से भी यानी कि कहीं दूर से भी बहुत दूर से भी आप माल को या जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है उसको ऑर्डर दे सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाता है। तो मैंने ये सारी बातें बताई आपको कि ये जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा ई कॉमर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई बिज़नेस भी बोलते हैं। और ई बिज़नेस और ई कॉमर्स हमें क्या करता है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन देता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और हमारे टाइम को भी बचाता है। सारी चीज़ों के कहीं सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी तो बात कर ली सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की, और हम बात नहीं कर रहे अभी सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो आपको पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला जिस टॉपिक के बारे में बताया उसका नाम था ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब था कि गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स का बारे में इंफॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट की वेबसाइट जिसके अंदर वो आम जनता को अपनी स्कीम के बारे में और अपनी ओपन होने वाली वैकेंसीज के बारे में जानकारी देता है। दूसरा हमने देखा कि ई कॉमर्स का काम होता है कि इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम ई बिज़नेस भी कहते हैं। इसका काम होता है कि एक अच्छे वे में बिज़नेस को बढ़ावा देना। इसके बाद में थर्ड है हमारा ई लर्निंग जो सबसे थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो किसी भी ई बिज़नेस का ई लर्निंग होता है। ई लर्निंग में एक हमारे पास टीचर होता है जो टीचर अपने टॉपिक को या अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता है, और कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो भी उसे सीखना चाहते हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो ई बिज़नेस या ई लर्निंग की बात की जाए या ई गवर्नेंस की बात की जाए तो तीनों में ही आपको एक पॉइंट हमेशा लिखना है कि ये तीनों क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं। और इन सारी वेबसाइट्स पे हम क्या करते हैं, जिस भी वर्क को करना चाहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। हर वेबसाइट का अपना एक इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ई गवर्नेंस का इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और जनता के बीच में लिंक बनाना। ई कॉमर्स का काम है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचना और ख़रीदना। वैसे ई लर्निंग का मतलब है कि ऑनलाइन आप पढ़ाएं और ऑनलाइन ही व्यक्ति सीख पाए। तो ई लर्निंग के लिए आजकल हमें ई लर्निंग से क्या क्या फ़ायदे हैं? ई लर्निंग से हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, वो भी कम फीस के अंदर। पहले यदि अगर हमें कोई टीचर के पास पढ़ने जाना है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाना है, तो हमारे पास अगर इतनी फ़ीस नहीं है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम बड़ी कोचिंग में या अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन ई लर्निंग ने हमें आज ये फ़ायदा दिया है कि आप कहीं पर से भी और एक अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे इन टीचर का समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। मतलब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। इसके अलावा बात की जाए ई लर्निंग ने और क्या फैसिलिटी दी है। आप जानते हैं कि कई सारे बच्चे जॉब पे जाते हैं और उनकी जो जॉब टाइमिंग होती है वो उनके स्कूल टाइमिंग से लगभग बराबर होती है। तो इसकी वजह से कई सारे बच्चे स्कूल को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो आधी स्टडी करने के बाद अपनी स्कूल्स को बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टाइम नहीं होता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें आप ऑनलाइन कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई आप सुबह में भी कर सकते हैं जब आप जॉब पर नहीं जा रहे, या रात को जॉब से आने के बाद कर सकते हैं। यदि आप
आप शाम में जॉब पर जाते हैं तो आप दिन में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स में स्टडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है किसने, ऑनलाइन स्टडी में। आप 24 घंटे में इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। 24 आवर्स की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर दी है ई लर्निंग ने। ठीक है, तो ई लर्निंग क्या होता है आपको समझ में आ गया। ई लर्निंग एक वेबसाइट्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि ई लर्निंग जो होती है हमारी ऑनलाइन स्टडी करने के लिए या ऑनलाइन सीखने के लिए एक पद्धति है या एक फैसिलिटी है, जिसमें कि आप अपने ही एक सेफ जोन में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप जिससे पढ़ना चाहें, जो पढ़ना चाहें, अपनी इच्छा अनुसार और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इसी को हम अभी पढ़ रहे थे, इसी में हमने अब आगे कंटिन्यू किया था। आगे हमने पढ़ा सबसे पहले कि ई गवर्नेंस होता क्या है, क्यों ई गवर्नेंस को लाया गया था। तो ई गवर्नेंस के 5 पॉइंट में पहला पॉइंट होगा ट्रांसपेरेंसी। हम चाहते हैं कि आम जनता के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। सेकंड चीज़ थी कि जो भी हमारे काम बहुत स्लो होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे काम स्पीड अप हो जाए, साथ ही साथ इफ़िशिएंट मैनर में हो जाए। स्पीड तो होगी लेकिन एक्यूरेसी के साथ हमारा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ई गवर्नेंस पे यदि हम काम करते हैं तो आने वाली सारी स्कीम्स और जो डिज़र्व करता है उस वही व्यक्ति उस जॉब का या वो स्कीम को ले पाएगा। ये सारी फैसिलिटी हमें ई गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद में सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमें जो वेटिंग करनी पड़ती थी वेटिंग टाइम हमारा कम हो गया है, कॉस्ट भी हमें कम लगने लगी है, इफ़िशिएंट मैनर में काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा हो गया। पहले पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट के काम में, लेकिन अब ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स की वजह से पब्लिक आसानी से पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ई गवर्नमेंट्स, वही देखो हर चीज़ के मैंने आपको बोला कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये अगर हो गए हैं कि पहले अगर बात करें तो अगर अभी आजकल क्या करते हैं सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम होने से या घर पे बैठ के पढ़ाई करने से वो माहौल नहीं बन पाता है जो होना चाहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो काम करते करते आपको घर के 2 काम याद आ जाएंगे, या यदि आप बोर फील करने लग जाएंगे तो उस काम को बंद कर देंगे। तो जो एक कंटिन्यूस काम होता था वो हमारा घर से नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफिस के आवर्स हमारे निश्चित होते हैं। जैसे आपका अगर ऑफिस टाइमिंग 10 आवर्स का 10 घंटे का है या 8 घंटे का है तो आप उस पूरे टाइम में काम करोगे ऑफिस में। लेकिन यदि आपका जो वर्किंग टाइम है घर से है तो आप तो थोड़ी देर काम करेंगे, फिर थोड़ी देर कुछ और करेंगे, कभी मूवी देखेंगे, कभी खाना खाएंगे, कभी कुछ और, कभी रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते घर पे। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी कि जब हम ऑनलाइन हो जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करने लग जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि आपको कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज नहीं है तो उस केस में आप अगर नहीं आपको गवर्नमेंट कंप्यूटर का या इंटरनेट का नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे वे में सीख नहीं पाएंगे, अच्छे वे में अपने काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आप टेक्निकली अपडेट हो। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। कई सारे बच्चों के पास मोबाइल होता है, कई सारे लोगों के पास मोबाइल होता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हम इसके अंदर जाके कैसे काम करें, इस वेबसाइट पर जाके हम किस प्रकार से काम करें, इस टेक्नोलॉजी में हम किस प्रकार से काम करें। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है, लिमिटेशन ये हो जाती है कि हमारे पास एक तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, दूसरा हमको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है, तीसरा लेजीनेस बढ़ जाती है यानी कि आपको काम करने में आलसी आने लगती है, और चौथा काम ये हो जाता है कि जब हम बात करें कि इससे कंपनी का लॉस होता है, कोई भी चीज़ ग्रोथ नहीं कर पाती है। ग्रोथ करने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप अगर कंटिन्यूसली किसी काम को करेंगे तो ये आप सीख पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली कोई काम को नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और हमारे पास माइनस ये हो जाता है कि जब हम ऑनलाइन चले जाते हैं तो हम कंटिन्यूस काम नहीं करते, थोड़ी देर काम किया फिर इतना कंटेंट है कि कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बात की जाए तो ई गवर्नेंस में ये लिमिटेशन भी है। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या इसके कौन कौन सी वेबसाइट है ई गवर्नेंस की। तो यहाँ पर ये 5 नाम दिए हुए ई गवर्नमेंट वेबसाइट्स को। RTI की वेबसाइट से इंडियन GOV यानी गवर्नमेंट, इसके बाद incometaxindia.com, इसके बाद indiancode.nic.com, DRDO, ये 5 वेबसाइट्स के नाम आपको याद कर लेना। तो हमारे पास
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है। आप क्या करोगे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, आपको एटलीस्ट 5 ई लर्निंग वेबसाइट्स के नाम याद करना है, 5 आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम याद करना है, 5 आपको ई गवर्नेंस वेबसाइट के नाम याद करना है। तो 5-5 आप नाम याद कर लोगे। सबकी डेफिनेशन याद कर लेना है कि ई गवर्नेंस होता क्या है, ई लर्निंग होता क्या है और ई बिज़नेस होता क्या है। पांचों की डेफिनेशन याद कर लो, तीनों की डेफिनेशन याद कर लो, तीनों की 5-5 वेबसाइट्स के नाम याद कर लो और इसके बाद हमें अच्छे से याद कर लेना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स यानी कि फैसिलिटेट बाय ई गवर्नेंस, इनको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये भी देखा था इसके बाद में कि ई लर्निंग क्या होता है। मैंने ई लर्निंग भी अभी आपको समझाया अच्छे से कि ई लर्निंग का मतलब क्या है, कौन कौन सी ई लर्निंग वेबसाइट्स है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद में है कि ICT का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी।